और शुभम भैया कैसे हो? बढ़िया सर। करंट क्यों मार रहे हो यार? इसके पीछे कोई रीजन है, शायद आपको भी पता होगा कि यार ऐसा करंट आपको भी कभी कभी लगा है, और इसके पीछे के रीजन क्यों है, क्या है, ये जानने के लिए आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे। तो बस हम आज आ गए हैं अपनी क्लास 12 की फिजिक्स के उस चैप्टर में जहां पर हमको इस सारे डाउट्स के, इन सारे विचारों के क्या मिलेंगे, समाधान मिलेंगे, और हमें पता चलेगा कि रीजन क्या है। जैसे मैंने शुभम भैया को छुआ है ना, और मुझे करंट क्यों लगा, वैसे ही आपने देखा होगा कि जब आप अपनी स्केल, प्लास्टिक की स्केल को लेते हो और अपने बालों में रब करते हो और कागज़ के पास ले आते हो तो वो चिपकती है कागज़ से। आप एक बलून लेते हो, बलून को अपने सर पे रगड़ते हो और दीवार के पास ले आते हो तो वो चिपक जाता है, आपके बाल उड़ने लगते हैं, खिंचने लगते हैं। ऐसा सब क्यों होता है? ये सारे के सारे रीज़न आपको पता चलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और चैप्टर का नाम क्या है भाई? इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बड़ी मुश्किलों से, बहुत सारे ऊंच नीच और क्या बोलते हैं उतार चढ़ाव के बाद हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे से बहुत सारी बातें की, मुझे सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे बहुत जल्दी इस डिसीजन पे आना था कि हम कितनी जल्दी अपने क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करें, शुरुआत से इसको स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर प्लीज़ पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। तो लो भाई, आपकी बात सुन ली गई है, बस थोड़ा सा पेशेंस आप और रखिए। 1-2 दिन में आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने लेक्चर्स आने वाले हैं, किस टाइम पर लेक्चर आएंगे। ये बच्चे मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि किस टाइम पर लेक्चर आएगा सर, किस टाइम पर लेक्चर आएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। अभी देखो धीरे धीरे शुरुआत हुई है, उस शुरुआत से तो खुश रहो, है ना। सब कुछ एक बार में मांगोगे तो यार कैसे चलेगा ना। एक चीज़ लो पहले, फिर दूसरी चीज़ लो, फिर तीसरी चीज़ लो, आपको सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन मत लो। तो आज का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, समझेंगे। आज का जो लेक्चर है, अभी जो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बेसिक चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। फील्ड्स तो छोड़ दो, फील्ड्स तो अभी बहुत दिन बाद आएगी, बहुत टाइम बाद लगेगा हमको फील्ड्स तक पहुँचने में। अभी तो हम चार्जेस को ही समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। इस लेक्चर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, डरेंगे नहीं, है ना। चलिए भाई, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। बहुत आराम से समझेंगे, चीज़ों को हौले हौले लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जो डाउट्स रहते थे कि भाई लाइटनिंग कैसे होती है, क्यों हम कार से उतरते हैं तो कार का दरवाज़ा जब खोला जाता है तो करंट लगता है हाथ में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता लगेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 का जो ज़्यादातर पार्ट है, क्लास 12 का जो ज़्यादा पार्ट है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है ना। क्लास 12 का जो ज़्यादातर पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, जिसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एक तो पढ़ना पड़ता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, एक तो पढ़ना पड़ता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक चीज़ पढ़नी पड़ती है आपको इलेक्ट्रोडायनमिक्स। इलेक्ट्रोडायनमिक्स। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं सर? हैं, जब आप वाइवा देने जाते हो कॉलेज, अपने स्कूल में आपसे पता है क्या पूछा जाता है? वाइवा में आपसे पूछ लेता है कि बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। बस इतना प्यारा सा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको नहीं बनता, क्योंकि आपने समझी नहीं चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज आप नहीं अब क्लियर नहीं की अपने दिमाग में कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा पार्ट कवर करता है क्लास 12 फिजिक्स का। इसी के अंडर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है आपका चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है। चार्ज इज एट रेस्ट। अभी चार्ज क्या होता है अभी समझ में आएगा, सब बताऊंगा। चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है चार्ज इज इन मोशन। चार्ज इज इन मोशन। तो सर इससे क्या दिक्कत है अगर चार्ज रेस्ट पर हो जाए और चार्ज मोशन पर हो जाए? भाई दिक्कत होगी ना, तभी तो 2 अलग अलग स्ट्रीम बनाई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाई, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बनाई। अच्छा, जब चार्ज रेस्ट पर है तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है ना। चलो यहीं पर बता देता हूँ मैं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, यानी मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। इससे एक चीज़ हमको पढ़ना है, इसका एक पार्ट है क्या? जब चार्ज रेस्ट पर हो, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, इसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हो आप इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। और जब चार्ज किस पे हो भाई? चार्ज किस पे हो? चार्ज इज इन मोशन। चार्ज इज इन मोशन, तो आप इसको बोलते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हाँ सर बोलते तो हैं, ठीक है ना। जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें आपको क्या पढ़ना है भाई? उसमें आपको पढ़ना है चार्ज के बारे में, है ना, चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में,
चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आपको पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल क्या होता है, आपको गॉस लॉ पढ़ना है, आपको गॉस लॉ पढ़ना है, उसके एप्लीकेशन पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है किसमें, जब आपका चार्ज किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब आप आ जाओगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तो भाई जैसे ही चार्ज ने मूव करना चालू किया, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज ने मूव करना चालू किया और हमको थोड़ी सी दिक्कत होना चालू हुई, इलेक्ट्रिक करंट हमको पढ़ना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट हमको पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है, और हमको पढ़ना है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमको पढ़ना है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। और भी सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। चलिए, तो इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हमने ये पार्ट स्टार्ट किया है। अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। फील्ड्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, आगे जाके करेंगे, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया है, आओ इसको क्लियर करते हैं। तो ये थी बात भाई थोड़ी सी कि आपको कम से कम टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है, कंजर्वेशन पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल्स पढ़ना है, टॉर्क ऑन द डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड पढ़ना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप चिंता मत करना, बहुत आसानी से, प्यार से, धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सब कुछ जल्दबाजी करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिन भी बच्चों के दिमाग में डाउट था कि लेक्चर्स नहीं आएंगे या ऐसा होगा या वैसा होगा, फालतू की अफवाह वो फैला रहे थे, ये उस अफवाह को दूर करने के लिए पहला लेक्चर है। मैं बता दूं, जिन जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है, आप उन सारे बच्चों को ये लेक्चर क्या करेंगे, शेयर करेंगे और बताएंगे कि नहीं, क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट हो गई है, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर देखो। लगातार आना है, टाइम मैं आपको 1-2 दिन में कंफर्म कर दूंगा। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके कि टाइम क्या होगा सर, मैं टाइम आपको एकदम क्लियर करके बताने वाला हूं। बस अभी बस चिपक कर चलते रहो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चार्ज क्या होता है भाई, सबसे पहले हमें देखना है सबसे बेसिक चीज, सबसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या होता है सर, व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब भैया आप इसके अंदर खोद नहीं सकते चीजों को। सबसे छोटी चीज, जो सबसे बेसिक चीज है, जैसे अगर आप घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज जो है वो है ईंट। क्या चाहिए आपको, पहले तो ईंट चाहिए ना। तो भैया जो ईंट हुई वो क्या हुई, आपकी एक इंट्रिंसिक चीज हुई, सबसे बेसिक चीज, सबसे छोटी चीज, आप उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है भैया जिसके नीचे, जिससे ज्यादा अंदर खोद के आप चीजें नहीं निकाल सकते। यही सबसे इनिशियल चीज होगी, यही सबसे बेसिक चीज होगी, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये क्या होते हैं? अच्छा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप समझ गए। मैटर की जो 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैटर कहाँ गया? मैटर लिखा था कहीं यहाँ पर, ये है मैटर। अरे वो वाला मैटर नहीं कि अरे चलो मैटर हो गया, चलो मैटर हो गया, वो वाला मैटर नहीं है। मैटर की 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, और वो 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है भाई? एक तो है चार्ज और दूसरा है मास, है ना। ये क्या है भाई? 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैं। 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, आगे जाके बात करेंगे। अभी तो मेरे को याद आया, मैटर मैंने देखा तो मैं आपको बता दूं कि मैटर की 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, एक है चार्ज और एक है मास, ठीक है। ये जो चार्ज होता है कितने टाइप का होता है? एक तो होता है पॉजिटिव टाइप का, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोटॉन बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? प्रोटॉन बोलते हो, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक होता है नेगेटिवली चार्ज, जिसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? इलेक्ट्रॉन बोलते हो। और एक होता है न्यूट्रल, इसको आप क्या बोलते हो? न्यूट्रॉन बोलते हो, ठीक है ना। बेसिकली 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप, ठीक है ना। जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है भाई? मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 × 10⁻⁻27 kg भारी होता है भाई ये इलेक्ट्रॉन से।
ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो आप पढ़ ही लिए होगे, ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा आपने, लेकिन भाई ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, इसलिए चीज बताना आपको जरूरी है, बस बता दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब भाई किसी पर्टिकुलर चीज में चार्ज है या नहीं है तो कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारी चीजें एक एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, एक डिवाइस से पता चलती है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं है जानने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। अब आप ये दीदी को ही देखो ना, ये दीदी क्या कर रही है, ये दीदी ने क्या किया होगा भाई, ऐसे 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 अपने सर पे रगड़ा होगा बलून को, और जैसे ही दूर किया होगा तो उनके बाल ऐसे हवा में उड़ने लग गए होंगे, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा होगा यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट हो गया है, चार्ज हो गया है। आई बात समझ में? हाँ सर, कैसे होता है समझ में आएगा, चार्ज बाय इंडक्शन पढ़ेंगे, चार्ज बाय कंडक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ पढ़नी, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ देखते चलो, कहानी समझते चलो, टेंशन बिल्कुल ही मत लो कि सर ये अभी ऐसा क्यों हो गया, सर इसके पीछे क्या रीज़न है, सब पता चलेगा। कहानी समझो, अभी किरदार में मत उतरो, अभी कहानी समझो कि क्या पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसे समझना है, और इसको समझ के चैप्टर खत्म कर देना है। ये लेक्चर डाउट का लेक्चर है ही नहीं, मैं पहले बता दूं आपको, इस लेक्चर में डाउट आने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, आपको डाउट लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर में कुछ समझना समझाना है ही नहीं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, बस अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आगे हमको क्या क्या देखना है। ठीक है ना, चार्ज समझ गए, सबसे बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मास, जैसे दो, एक मैटर है, मैटर के लिए दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एक होती है चार्ज और एक होता है मास। कितने टाइप का होता है, एक पॉजिटिव टाइप का और एक नेगेटिव टाइप का। कितना मास है, मास मैंने आपको बता दिया है, कौन सा ज़्यादा भारी है, प्रोटॉन ज़्यादा भारी है। ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पक्का? हाँ सर पक्का। चलो इसको करता हूँ क्लियर। अच्छा आगे क्या बात है, आगे ये बात है कि इसके लिए आपने कोई सिंबल बनाया है क्या सर? मैंने कोई सिंबल नहीं बनाया, लोगों ने बनाया हुआ है, पहले जो बड़े बड़े लोग थे उनने इसको एक सिंबल दिया है चार्ज को, जिसको हम बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू। इसकी एसआई यूनिट कितनी है, क्या है मतलब एसआई यूनिट है इसकी कूलॉम, एसआई यूनिट है कूलॉम। कूलॉम, एक बच्चा है वो लिखता था कोलंबस, है चार्ज की यूनिट लिखता था कोलंबस, नहीं कोलंबस नहीं है, कूलॉम है, ये याद रखेंगे। क्या है भैया? कूलॉम है। अगर आपसे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो, अगर आपसे कोई बोले कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है A इंटू टी। ठीक है पक्का? अरे चार्ज जो है उसको हम लिख सकते हैं चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम। ठीक है पक्का? 100%? हाँ सर 100%। चलिए भाई, तो इतनी चीजें आपको पता चल गई हैं अभी चार्ज के बारे में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्लियर करता हूं मैं इसको। क्लियर आ जाओ भाई। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मैंने आपको बताया कि भाई मैटर की जो फंडामेंटल दो प्रॉपर्टीज हैं वो तो है एक मास और एक है चार्ज। आप ज्यादातर मास के अंदर आप खोद नहीं सकते कि भैया मास किससे बना दिया, चार्ज के अंदर भी आप खोद खरोद के नहीं निकाल सकते कि चार्ज कैसे बन गया, है ना। तो यहां पर चार्ज और मास पर आकर आपकी बातें रुक जाती है, आप उसके अंदर और ज्यादा नहीं जाते। ठीक है ओके। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, मास इज ऑफ ओनली वन काइंड। यानी कि जो आपका चार्ज है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। लेकिन आपने ऐसा देखा है क्या कि मास कभी नेगेटिव होता है? हाँ सर हमने तो देखा है ना सर हमने देखा है सर। मैंने अभी वजन लिया था, मेरा वजन था सर 60 kg, और मैंने जैसे थोड़े दिन बाद वजन लिया तो मेरा वजन तो 55 kg हो गया सर, तो माइनस में ही तो चला गया ना मास सर। अरे नहीं बाबा, मास माइनस में थोड़ी ना गया, मास तो अभी भी पॉजिटिव में है, मास कम हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई अगर कोई 60 kg का था और वो 55 kg का हो गया तो क्या उसका मास नेगेटिव हो गया? नहीं, मास अभी भी पॉजिटिव है। ये गलत फहमी मत रखना, ठीक है? ऐसा मतलब वो बेवकूफ़ी मत करना। ऐसे मेरा एक दोस्त था ना, वो क्या बोलता है, वो होती ना अपना फोर्क होता है, फोर्क को बोलता है कांटे वाली चम्मच। क्या बोलता है? कांटे वाली चम्मच। ये कोई बोलता है? भाई पढ़े लिखे हो, इतना इंजीनियरिंग कर लियो तो इतने शब्द तो सीख लो कि भैया उसको फोर्क बोलते हैं, कांटे वाली चम्मच नहीं बोलते हैं। वैसे ये चीज़ समझ लो कि भैया मास अगर 60 से 55 हो गया तो वो नेगेटिव में नहीं गया है, वो पॉजिटिव ही है। हाँ चलो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, बिटवीन चार्जेस में आपको दो तरीके के फोर्सेस देखने को मिलेंगे, एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन। अच्छा, जब पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो वापस क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगा। इसलिए बोलते हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स। इसलिए जो कहावत बनी है अपोजिट अट्रैक्ट्स, वो इसीलिए बनी है, ठीक है ना। ऐसा हमेशा आया हुआ है, ऐसा हमेशा हुआ है, ऐसा हमेशा हुआ है। जो तुमको पिंकी पसंद आ रही है वो इसलिए तुमको पसंद आ रही है क्योंकि वो तुम्हारे नेचर के अपोजिट है, इसलिए तुमको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और पिंकी को तुम क्यों पसंद आ रहे हो, वो है पिंकी बहुत स्मार्ट सी और तुम एकदम गधे से। तो स्मार्ट थी वो भाई, तो तुम गधे ही तो पसंद आओगे क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यही, ये सारी चीजें भाई जुड़ी हैं एक दूसरे से, समझ लो मेरी बात। अच्छा, ये तो हो गई चार्जेस की बात। क्या मास में आपने ऐसा कभी सुना है कि रिपल्शन हो रहा हो? मास में आपने कभी ऐसा सुना है कि रिपल्शन हो रहा हो? आप जब क्लास 11 पढ़ रहे थे, क्लास 11 में जो मासेस के बीच में था फोर्स जो था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही था। मासेस के बीच में जो था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही था, याद करो। तो यहां पर वही बात लिखी हुई है, बट देयर इज ओनली वन काइंड, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। मासेस के बीच में क्या होता है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यार देखो, क्लास 11th हो गई है आपकी, है ना। क्लास 11th का रिजल्ट मैं चाहता हूं आपका अच्छा ही हो, मैं विश भी करता हूं कि आपका क्लास 11th का रिजल्ट अच्छा ही रहे। बट अगर मान लो किसी की क्लास 11th हो चुकी है और उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं यार, मेहनत करो 12th के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी है शुरुआत से, तो पकड़ कर चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। जब आपको यहाँ से कुछ पढ़ाया जाता है ना, तो आपके पास बुक्स होती है ना। आपको सब कुछ पढ़ाया गया, अब आप बुक्स खोलो, बुक्स से कुछ क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रैक्टिस कर लो, है ना। जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको नोट्स बना लो, वीडियो रोक रोक के, पढ़ाई बहुत स्मूथ चलेगी, मजा आएगा आपको। मेरी बात सुनते जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि अब आप चार्ज की बात करते हो तो चार्ज में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन अगर आप बात करो मासेस की, तो मास के बीच में सिर्फ एक टाइप का फोर्स होता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमको पता है, क्लास 7 में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पढ़ेंगे आगे जाके। द चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टैब्लिश्ड सो फार। इसका क्या मतलब है, ऊपर से बता देता हूं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या कर देना, लिमिट कर देना, कि भाई ये चीज इतनी ही होगी, गिन पाना उसको। गिन पाना मतलब कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, आप आज कितने खुश हो, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, 8 चम्मच, आप कितने खुश हो नहीं बता सकते ना ऐसे। सर मैं 2 किलो खुश हूं, सर मैं 3 किलो गुस्सा हूं, सर 4 किलो धोखे में हूं आज मैं, ऐसा नहीं बता। ये सब क्वांटाइजेशन, इसका आप क्वांटाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे आपको भूख लग रही है, कितना खाना खा लोगे, कभी 1 रोटी खा लोगे, कभी 2 रोटी खा लोगे, कभी 4 रोटी खा लोगे, कभी 2.5 रोटी खा लोगे, कभी 3.5 रोटी खा लोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। लेकिन जब यहाँ बात चार्जेस की होती है तो चार्ज को क्वांटाइज किया जा चुका है, एक लिमिट लगा दी गई है। वो क्या लगा दी गई है वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। ऐसी लिमिट अभी तक मास पे नहीं लगी है। कैसी लिमिट बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा, ठीक है ना। लिमिट करना, क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटिटी को लिमिट कर देना, आगे जाके समझाऊंगा। चलो नेक्स्ट इज द चार्ज हैज एसआई यूनिट कूलम, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, तो हमको ये पता है कि इसके एसआई यूनिट कूलम में, इसकी केजी है। नेक्स्ट, द चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास अलोन इज नॉट कंजर्व्ड, मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व्ड। मास और एनर्जी क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं ना। हमको आइंस्टीन भाई साहब ने बताया, आइंस्टीन जी ने हमें बताया था। अरे हाँ कि ना, ठीक है। E इज इक्वल टू mc², बताया था कि नहीं बताया था। तो मास अकेला कंजर्व नहीं होता, उसके साथ एनर्जी भी कंजर्व होती है, लेकिन चार्ज अकेला क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट इज द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो चार्ज है, चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा, चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है। तो चार्ज जब भी आएगा अपने साथ मास लेकर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है उल्टा हो। मास अगर आए तो जरूरी नहीं अपने साथ चार्ज लेकर आए। मास अकेला एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के, बट चार्ज अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना मास के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड मास इज नॉट। इसका क्या मतलब है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड बट मास इज नॉट। इसका क्या मतलब है, समझिएगा। देखो, हम जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो हमने एक इक्वेशन देखी थी, m इज इक्वल्स टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, 1 माइनस v² अपॉन c², जिसमें m0 क्या हुआ करता था, रेस्ट मास हुआ करता था, है ना। ये क्या हुआ करती थी, वेलोसिटी ऑफ, या मैं बोलूँ स्पीड ऑफ बॉडी, है ना।
ऑब्जेक्ट एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जब भी कोई मास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर से दौड़ता है, जब भी कोई मास की वेलोसिटी या मास की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है या कुछ इतनी होती है कि उसके आसपास हो, तो उसका जो मास है वो बढ़ने लगता है। मेरी बात समझ में? या कुल मिलाकर ऐसा समझो कि जब भी मैं हूं, मान लो, चलो मेरा ही मास ले लो, अगर मैं बहुत तेजी से दौड़ने लग जाऊं तो दौड़ते वक्त मेरा जो मास होगा वो एक्चुअल में मेरे रेस्ट मास से ज्यादा होगा। क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी। अब देखो क्या होता था, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते थे तो वहां पर हम बड़ी पुली ले लेते थे, ब्लॉक ले लेते थे, उसकी जो वेलोसिटी होती थी 10 मीटर पर सेकंड होती थी, 20 मीटर पर सेकंड होती थी, 15 मीटर पर सेकंड होती थी। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हुआ करती थी। याद करो, हम जो वेलोसिटीज लेते थे वो होती थी 15 मीटर पर सेकंड, मान लो एग्जाम्पल, और c कितना होता था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उसके सामने जो v होता था वो बहुत 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 छोटा हुआ करता था। हाँ कि ना? हाँ सर। तो हम क्या बोलते थे कि भैया ये रेशो क्या है, निगलेक्ट कर दो, ये रेशो बहुत कम आने वाला है, मतलब 1 माइनस जो होने वाला है वो बहुत छोटी वैल्यू है। तो एक्चुअल में हम ये बोल देते थे कि m किसके बराबर हो जाएगा, लगभग m0 के बराबर ही हो जाएगा, ऐसा हम बोल देते थे। लेकिन अब जब हम आएंगे क्वांटम फिजिक्स में, जब हम यहाँ पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की बात करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भागेगा 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बीटा पार्टिकल भागेंगे 10⁷ मीटर पर सेकंड से। जब आप पढ़ोगे क्या बोलते हैं ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पढ़ोगे, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भागेंगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ v की जगह आप क्या पुट करोगे, c पुट करने लग जाओगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर ये जो इंक्रीज इन मास होगा ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, फिर आपका मास काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन 10⁶ मीटर पर सेकंड से भागेगा, तो यहाँ पर v की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 10⁶ मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है, 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू तो सिग्निफिकेंट होगी ना, रेशो सिग्निफिकेंट हो गया। अब हम इसको निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वेलोसिटी अब बहुत 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 छोटी है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, अब तो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो फिर क्या करने लगेगा भैया, इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ने लग जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो यहां पर हमको इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि यहां पर वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ने से, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ने से उसका मास बढ़ रहा है। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता। अगर कोई चार्ज बहुत तेजी से चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जो चार्ज था वो बढ़ जाए या कम हो जाए। अगर कोई चार्ज बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चार्ज की वैल्यू बढ़ जाए, उस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कम हो जाए। चार्ज की वैल्यू वही रहने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि उस पार्टिकल का मास जरूर बढ़ जाए जो उस चार्ज को लेकर दौड़ रहा है। सर क्या क्या बता दिया, क्या क्या बता दिया, एक सांस में बता दिया। आराम आराम से बोलो सर, हल्लू हल्लू बोलो। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सिग्निफिकेंट वेलोसिटी से भागे, अच्छी खासी वेलोसिटी से भागे, तो उसका मास बढ़ता है ना। जैसे जैसे वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंचने लगती है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके रेस्ट मास से। ठीक है, लेकिन हमको ये सब देखने को नहीं मिला जब तक हमने मैकेनिक्स पढ़ी। पूरे मैकेनिक्स में हम यही बोलते रहे कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे, अब ये बात उल्टी पड़ने लग जाएगी हमें। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भागेगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, बीटा पार्टिकल भागेगा 10⁷ मीटर पर सेकेंड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट वेव्स हैं हमारी वो भागेंगी एकदम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर से। तो यहाँ पर ये जो रेशो है ये सिग्निफिकेंट होगा, ये बहुत कम नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ। तो इसलिए क्लास 12th में हम जब पढ़ेंगे पार्टिकल्स के बारे में तो उनका जो मास होगा वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, स्पीड के साथ मास बढ़ेगा, उस पार्टिकल पर आने वाला चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो मैं यही चीज समझा रहा हूं आपको कि यहां पर जो मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, वो बदलता है, स्पीड के साथ बढ़ता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल होता है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड बट मास इज नॉट। आई बात समझ में? हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें समझेंगे। नेक्स्ट इज
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा, बहुत ही छोटी सी चीज है ना। इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है, पहले ही बता देता हूं आपको, जब हम रेडियो एक्टिविटी की न्यूक्लियर इक्वेशंस देखेंगे ना, तो वहां हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी। क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, जोड़ना घटाना बोलता है। जोड़ना घटाना बोलता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपका जो चार्ज है वो क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस। नेवर चेंजेस मतलब बहुत बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, शायद डीसी पांडे में भी आपको दिया हुआ है कि एक बॉडी है, एक बॉडी है। अरे बड़ी बॉडी बना देता हूँ थोड़ी सी। एक बॉडी ये है, आइसोलेटेड है ना। क्या है? आइसोलेटेड। एक देखो, एक तो हमारा इंसुलेटर होगा और एक हमारा कंडक्टर होगा, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन मत लो। आइसोलेटेड बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, उसको हमने आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रख दिया है, ठीक है ना। इस पे चार्ज है 1 कूलम का, इस पे -1 कूलम का, या बोलो -2 कूलम का, 1 कूलम का, और इसमें +4 कूलम का, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया? मैंने इस सिस्टम को पकड़ा और अपने दोस्त को से फेंक दिया, कैच कर भाई, ठीक है ना। उसने कैच किया और कैच करने के बाद रख दिया। कैच करने के बाद जब रखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस बॉडी पर चार्ज आ गया है, इस बॉडी पर चार्ज आ गया है +3 कूलम का, इस बॉडी पर चार्ज आ गया है +1 कूलम का। तो बताओ इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा? ये पूछ लिया गया हमसे। मैं कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है हमको पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो आप ये देखिए, +1 -2 +4c, इसको बराबर होना है किसके? 3c +1c +q के, ठीक है ना। यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा? -2 +1, ये कितना हो जाएगा? -1 +4, कितना हो गया भाई? ये हो गया 3c = 3c +1c +q, यानी कि 3c + 1c इज 4c। कितना हो जाएगा? ये 4c हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3c - 4c = q। कितना आ जाएगा? -1c = q। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? -1 कूलम का। समझे कि नहीं समझे? जोड़ना घटाना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जोड़ना घटाना, बस ऐसे याद रखो, जोड़ना घटाना, बस जोड़ना घटाना है यहाँ पर, बस कुछ नहीं करना, साइन के साथ जोड़ना घटाना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व। यही तो कर रहे हैं हम, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हमेशा क्या रख रहे हैं? यूनिवर्स में कंजर्व रख रहे हैं। यूनिवर्स क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड, इसको भी क्लियर करूं, क्लियर करते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या होने वाला है भाई? नेक्स्ट, ओहो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं पूछना चाहूंगा, ये इमेज दिख रही है क्या? चलिए, बढ़िया इमेज दिख रही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्वांटिटी को लिमिट करना, क्वांटिटी को लिमिट करना, क्वांटिटी को लिमिट करना, या बोलूं मैं फिक्स्ड क्वांटिटी बनाना, फिक्स्ड क्वांटिटी बनाना, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब जैसे बताने के लिए कि आप कितने खुश हो, कितने दुखी हो, कितना प्यार आ रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे पूछे कि आपको उस पर कितना प्यार आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 4 चम्मच प्यार आ रहा है? क्या बोलोगे कि 2 बोरा प्यार आ रहा है? नहीं बता सकते। क्या बताओ, कैसे बताओगे? क्वांटाइजेशन ही नहीं है उसका, है ना। उसको लिमिट ही नहीं किया गया है, उसको बताया ही नहीं गया। अरे वो दिलजीत दोसांझ ने नहीं बोला है कि अगर आपको कोई पसंद हो तो उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, उसकी कोई हद नहीं होती, है ना। तो जिस चीज़ की हद हो, जिस चीज़ को लिमिट लगा कर रखा गया हो, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो चार्ज का यहाँ पर क्वांटाइजेशन किया गया है। क्या क्वांटाइजेशन किया है समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट ओनली एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी के मल्टीपल में, और वो भी इंटीजर मल्टीपल में। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज होता है उसी के मल्टीपल में, और बोलूं मैं इंटीग्रल मल्टीपल में ही आपका क्या हो सकता है? चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज द बेसिस चार्ज सिस्टम दैट इज Q = ±NE। अब समझना, इसमें Q क्या है? Q इज द चार्ज। Q क्या है?
चार्ज है, ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है कितना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है कि नहीं होता। अरे भैया इससे कम नहीं हो सकता, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम का, ठीक है ना। इसी के पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीग्रल से, इसी के पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही क्वांटिटी आपकी चार्ज बनेगी। आई मेरी बात समझ में, मतलब Q जो है वो हो सकता है क्या, +1e -1e, अच्छा -2e +2e -3e +3e। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि Q की वैल्यू किसके बराबर हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि Q की वैल्यू किसके बराबर हो। Q कैन नेवर बी 3.5e और -3.5e और 4.3e और -4.3e। ऐसा कभी भी आपको आपका चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप अपने Q को E से डिवाइड करो, मतलब अगर आपको दे दिया गया कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पर, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपसे, है ना, कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पर चार्ज है, Q की वैल्यू है कितनी, 10 इंटू 10 टू द पावर बोलूँ मैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक बॉडी है जिस पर चार्ज है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का। तो बताओ कि क्या उस बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि Q को जब भी आप E से डिवाइड करो, Q को जब भी आप E से डिवाइड करो तो पॉजिटिव या नेगेटिव में एक इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको आप डिवाइड करिए, इसको आप डिवाइड करिए। जब आप Q डिवाइड बाई E करोगे तो क्या आएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 16 इंटू 2, हाँ कि ना। तो आप देख रहे हो क्या वैल्यू किसकी आई, n की वैल्यू कितनी आई, +2 आई, ठीक है ना। तो +2 हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, +2 हो सकती है, -2 हो सकती है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव में ही वो इंटीजर क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये 0.5 0.3 0.2 ये सब नहीं चलेगा, है ना। क्या कर दिया गया भाई, क्वांटिटी को लिमिट कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया यार, किसी बॉडी से या तो आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या तो उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। आई मेरी बात समझ में, हाँ। मान लीजिए आपके घर में चम्मच है ना, पड़ोसी आया, बोला कि मेरे घर में आज मेरे घर में मेहमान ज़्यादा आ गए हैं, उतनी चम्मच मेरे यहाँ नहीं है, तो आप क्या मुझे 1.5 चम्मच दे सकते हैं अपने घर से, आप नहीं दे पाओगे। अरे आप पेन खरीदने जाओगे तो आप बोलोगे कि भाई मुझे 2 पेन दे दो, मुझे 3 पेन दे दो, मुझे 4 पेन दे दो। ऐसा बोलोगे क्या कि मुझे 4.25 पेन दे दो, नहीं। वो बोलेगा कि मैं पूरे 6 झापड़ मारूंगा, 4.25 पेन मांग रहा है मुझसे, है, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा झापड़ की भी बात करो, अगर आपको किसी को झापड़ मारना है तो आप 4 झापड़ मार सकते हो, 5 मार सकते हो, 6 मार सकते हो, लेकिन आप ऐसे ना बोल सकते हो कि 1.5 झापड़ मारूंगा। क्वांटाइजेशन, हाँ, झापड़ में भी क्वांटाइजेशन है। तो वही बात कहाँ की गई है, चार्ज के लिए भी की गई है। क्या मास पे लगता है क्वांटाइजेशन, नहीं। क्या मास पे क्वांटाइजेशन लगता है, नहीं। मास हो सकता है 1.5 किलो, 2.5 किलो, 4.5 किलो, 4.6 किलो। आई बात समझ में, हाँ सर। तो यहां पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो एक्चुअल में एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई सर। ये देखिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, या Ne हो, +-Ne कर लो इसको, +-Ne, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ सर। जरूरत क्या पड़ेगी, आगे क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये चैप्टर ही बहुत बेसिक, ये चैप्टर बोल रहा हूँ, ये लेक्चर ही बहुत बेसिक है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में। हम पढ़ेंगे भैया इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, चार्जिंग किस किस तरीके से हो सकती है, वो भी बेसिक लेक्चर होगा, लेकिन हम वहाँ पर कूलम्स लॉ को भी पढ़ लेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए, इस लेक्चर में हमने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं और इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। आपको पता है कि
कि मैग्नेट ब्रेन्स की क्या है भाई, अपना एक नया चैनल है जो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से आपको देखने को मिलेगा। आपको वो चैनल कैसे मिल सकता है, आपको जाना है यूट्यूब के सर्च बार पर, वहाँ पे टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, आपको ये चैनल मिलेगा। उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और ये जो बेल है ना इसको भी टक 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 करके क्लिक कर देना है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको फिर टाइम मिलते रहेंगे। इस चैनल की खास बात यह है कि इस चैनल में आपको पढ़ाया पूरा हिंदी में जाता है, साथ ही साथ जो कंटेंट भी दिया जाता है वो प्रॉपर हिंदी में पूरा का पूरा अवेलेबल होता है ना। ये आप ही की डिमांड थी कि हमारे लिए सर एक प्योर हिंदी मीडियम चैनल लाइए, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है। ठीक है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है आपको। अब तो हम आपसे इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, आपसे लगातार पूछते भी जा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप जो बोलते हैं हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं। ठीक है ना, हमारा खुद का टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर आप प्लीज़ आइए, जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप में, बाकी बच्चों से डाउट भी पूछिए, अपने एम को रोज़ वहाँ पर अपडेट करिए कि आज आप क्या टारगेट देने वाले हो खुद को और क्या अचीव करने वाले हैं, और उस टारगेट को अचीव करके उसी ग्रुप में अपडेट भी करिए कि आपने वो टारगेट अचीव किया या नहीं किया। ठीक है ना, तो मैं चाहता था कि मैं क्या चाहता हूँ, पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम ये चाहती है कि हम आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में हम भी थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं। वो आप हमें कैसे दे सकते हो, वो आप हमें दे सकते हो हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके आग की तरह फैला के अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज़ को बता के कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देता आ रहा है और देता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं ख़त्म इस लेक्चर को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।